हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मार्स ग्रुप स्टडी। ठीक है, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 15 चैप्टर। नेम है उस चैप्टर का अवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर मैं कहूँ तो मतलब कि ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, मतलब कि इतना आसान होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं कि वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में वो पढ़ नहीं पाते हैं। और इस बार तो सिलेबस कम हो गया है, मतलब कि इस चैप्टर में से ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कि हमने एनवायरनमेंट वर्ड हर बार मतलब कितनी ही बार सुना होगा। हमारे जो मम्मी पापा वगैरह होते हैं वो एनवायरनमेंट के बारे में कहते हैं कि पहले जैसा एनवायरनमेंट नहीं हुआ, नहीं रहा, मतलब कि चेंज हो रहा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो मतलब कि जो ग्लोबल समिट होती हैं वो एनवायरनमेंट को लेकर बात करती रहती हैं, अक्सर मीटिंग करती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो कैसे कैसे डिफरेंट होता है, या फिर उसके अंदर मतलब क्या क्या होता है। जैसे कि इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में, या फिर हमारे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हेडिंग दी हुई है व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। मतलब कि हमारा जब अपने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एनवायरनमेंट में ऐड करते जाएंगे तो हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है कि मतलब हमने जो हमारे किचन वेस्ट वगैरह, या मतलब कि जो होम में हमारे घर में जो वेस्टेज निकलते हैं उसको हम कलेक्ट करके 15 सेंटीमीटर गड्ढा खोद कर उसको रख देंगे। फिर हर एक 15 दिन में चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि उनमें से जो कुछ मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल था उनमें से कुछ चेंज हो गया है, लेकिन कुछ सेम एज रहा है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू उन्होंने एक बात समझानी चाहिए कि जो हमारे वेस्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्टेज होते हैं जो इजीली हमारे क्या हों, डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो मतलब कि इजीली डिकम्पोज ना हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मतलब कि जैसे कि प्लास्टिक होती है, पॉलीथीन होती है, ये सब क्या आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपने सुना ही होगा कि मतलब कि पॉलीथीन जो होती है वो मतलब कि डिकम्पोज नहीं होती। ठीक है, चाहे हम उसे दबा लें, चाहे हम उसे आग लगा दें, आग लगाएंगे तो उसमें मतलब कि एक कंबशन गैस, मतलब पॉइजन गैस प्रोड्यूस होगी। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है कि दो तरीके के वेस्ट आते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो हमने मतलब कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे हमारी बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन। ठीक है, तो वो मतलब कि अलग अलग फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह हमें मतलब कि हम कोई भी चीज़, मतलब कि जैसे कि अगर हम कॉयल खा रहे हैं, मतलब कि कोयला को खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी क्यों नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारी बॉडी के लिए पर्टिकुलर एक चीज़ बनी हुई होती है जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है वी हैव सीन इन दिस चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम इन अवर बॉडी। हमने जैसे कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पहले ही पढ़ा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि अलग अलग एंजाइम के अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्लियर हुआ। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम सारे फूड को ब्रेक डाउन क्यों नहीं करता, या फिर एक ही एंजाइम सारे पर्टिकुलर फंक्शन को क्यों नहीं करता, वो क्यों ही एक पर्टिकुलर फंक्शन को करता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, मतलब कि एक अगर हम फूड की बात करें तो मतलब कि एक स्पेसिफिक एंजाइम का वर्क होगा कि इसे ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एंजाइम का वर्क होगा कि इस चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, यानी कि अलग अलग एंजाइम के अलग अलग वर्क होते हैं। ठीक है, जैसे हमने घर में देखा होगा कि जो हमारी मम्मी होती है वो खाना बनाती है, हम होते हैं वो हम पढ़ते हैं, यानी कि हमारे घर में भी क्या होती है, ड्यूटी डिफाइंड होती है। इसी तरह ठीक है, तो आगे बताने की कोशिश कर रहा है कि डेट इज वाई वी विल नॉट गेट एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कॉयल। मतलब कि अगर हम कॉयल को खाएंगे तो इसलिए ही हमें एनर्जी नहीं होती, क्योंकि हर चीज़, हाँ मतलब कि जो हमारी ये चीज़ें होती हैं वो मतलब कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिसाइडेड होती हैं। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक
विल नॉट बी ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट। और इसी तरह ही जो हमारे मतलब कि प्लास्टिक मटेरियल होते हैं यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट्स द्वारा डिकम्पोज नहीं किए जाते। यहाँ पे बैक्टीरिया को ही क्यों कहा गया है कि जो बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड बॉडी पर डिपेंड हो। और ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि वो डिकम्पोज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसे जो डिकम्पोज करेंगे वो कौन होंगे, बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, दिस मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट प्रेशर बट अंडर द एबिडेंट कंडीशन फाउंड इन अवर इन्वायरमेंट दिस परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसी तरह जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली हमारे जो होते हैं डिकम्पोज नहीं होते, उन्हें मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, बहुत टाइम लगता है उन्हें डिकम्पोज होने में। क्लियर हुआ इतना? हाँ जी। तो सब्सटेंस दैट आर ब्रोक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू उसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह उसे डिकम्पोज कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस। हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंस यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल, जो आपने अभी एक्टिविटी करी थी हमने उसमें से जो घर का जो वेस्ट बरी मतलब कि जो गड्ढे में दबाया था उसमें से कितने सब्सटेंस जो थे वो मतलब कि बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो डिग्रेडेबल हो गए हमारे, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। सॉरी, आई मीन टू से डैट कि जो हमारे सब्सटेंस हैं उनमें से कितने इजीली ब्रोक डाउन हो गए जो हमने वेस्ट प्रोडक्ट लिए थे। ठीक है, सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रेक डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो सब्सटेंस हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्रेक डाउन नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, These substances may be inert or simply persist in the environment for a long time or may harm the various member of the ecosystem। और ये जो हमारे क्या होते हैं कि इनके बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर या फिर 500 ईयर अप्रॉक्स लग जाते हैं इन्हें डिकम्पोज होने में, और या मे बी हमारे इन्वायरमेंट को हम हार्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है, इसमें लिखा है यूज द लाइब्रेरी और इंटरनेट फाइंड आउट मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। मतलब कि हम इंटरनेट से पढ़ें कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ मतलब कि नाउ डेज में तो ऐसा होता है कि अभी जो प्लास्टिक आ रही है हमारी, ठीक है, वो क्या आ रही है, बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हुई है कि वो मतलब कि ईजिली डिकम्पोज हो जाए विदाउट एनी हार्म। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, तो वो क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती और इजीली डिकम्पोज हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाई आर सब सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो मतलब कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं। तो जो हमारे दो सब्सटेंस विच आर इजीली ब्रेक डाउन थ्रू द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि हमारे जो सब्सटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाए उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो हमारे सब्सटेंस इजीली डिकम्पोज ना हो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू तो वो क्या होंगे, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आया इतना? ठीक है, इसमें कहा है कि गिव एनी टू वे इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब कि बायोडिग्रेडेबल क्या करेंगे, अगर हम मतलब कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसे पानी में डाल दें, चाहे वो बेशक हमारे डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या होगा, वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, यानी कि वाटर पॉल्यूशन वगैरह करेंगे। अगर हम उसी सब्सटेंस को मतलब ऐसे ही मतलब खुला छोड़ दें, मतलब कि उसे डिकम्पोज के लिए ना रखें तो उसे एनिमल वगैरह ईट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अफेक्टेड, मतलब कि एनिमल्स को भी डिसीज कर सकते हैं, यानी कि एनिमल्स को भी हार्म कर सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है। गिव एनी टू वे इन विच ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट, सेम एज वही कि वाटर पॉल्यूशन होगा। अगर प्लास्टिक वगैरह हमारी रखी है मतलब कि ऐसी पड़ी है कूड़े के ढेर में तो उसमें क्या होगा, एनिमल्स खा जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो एक पहले समझते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें मतलब कि हमारे बायोटिक और एबायोटिक जो है वो हमारे क्या करें, इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट,
animals, microorganisms, and human being as well as the physical surrounding interact with each other and maintain balance in nature। मतलब कि जो हमारे प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग भी होते हैं जो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इज एन all the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके साथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, तो हमारे इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब कि जिनमें एब्सेंस ऑफ लाइफ हो। ठीक है, समझ में आया ना। मतलब कि जैसे कि फिजिकल फैक्टर, जैसे हमारे फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होती है, वाइंड होता है, सॉइल होता है, मिनरल्स होते हैं। यानी कि जिनमें हमारे नॉन लिविंग जो आए उनसे हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्री, फ्लावर बियरिंग लाइक रोज, जासमिन फ्लावर एंड एनिमल्स। मतलब तुम अगर अपने गार्डन में जाओगे तो वहाँ पे फ्लावर्स देखोगे, डॉग्स मतलब कि एनिमल्स वगैरह देखोगे, तो वहाँ पे मतलब कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होंगी। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी किससे मतलब कि अफेक्टेड होंगी, एबायोटिक कंपोनेंट से। ठीक है, तो हमारा गार्डन क्या हुआ, इकोसिस्टम हुआ। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जिनमें मतलब कि हमारे क्या हो, लाइफ हो। ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारे मतलब कि इकोसिस्टम अगर हम मेनली डिफाइन करें तो वो दो तरीके के और होते हैं, जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब कि जो नेचुरली चीज़ हो। ठीक है, मतलब जो इंसान ने ना बनाई हो उसे हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सब क्या है, हमारे नेचुरली हैं। ठीक है, जो मतलब कि इनमें मतलब इनका बनाने में किसी भी इंसान का हाथ नहीं रहा है। लेकिन जो हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम या मतलब मैन मेड इकोसिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हें इंसान खुद डिज़ाइन करता है। जैसे कि हमारा गार्डन हुआ, उसमें हम अपनी मनपसंद के फ्लावर लगाते हैं, अपनी मनपसंद के प्लांट लगाते हैं, तो वो क्या होगा, मैन मेड होगा। मतलब कि ऐसे भी बोल सकते हैं हम, जिसमें मतलब कि हमारी पसंद चले जिस इकोसिस्टम में, उसे हम कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे कि एक्वेरियम फिश को रखने के लिए होता है, तो हम उसे मतलब कि अपनी पसंद से लाते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है और ये क्वेश्चन आया भी है, यू मे हैव सीन एन एक्वेरियम। ठीक है, तो आपने एक्वेरियम देखा ही होगा। लेट अस ट्राई टू डिज़ाइन वन, तो हम उनमें से कुछ एक ट्राई करते हैं। व्हाट आर द थिंग दैट वी नीडेड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। मैं क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, एक्वेरियम मतलब कि फिश वगैरह होनी चाहिए, उनको मतलब स्विम करने के लिए एक मतलब जार चाहिए, लार्ज जार चाहिए, फूड होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, फूड होना चाहिए। तो इसमें जैसे जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि जो हम एक्वेरियम होता है उसे मतलब कि वीकली में मतलब वीक में एक बार साफ़ करते हैं, लेकिन जो हमारे रिवर वगैरह होते हैं उनको साफ़ क्यों नहीं करते रहते। देखो, एक्वेरियम में फिश होंगी, यानी कि फिश की कभी ना कभी तो डेथ होगी। ठीक है, तो उसे हम साफ़ करेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो हमारी रिवर वगैरह होती है उसमें भी फिश की डेथ होती है, उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उसे हम मतलब साफ़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, जो हमारी रिवर है वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया इतना। मतलब कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे डिकम्पोजर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो मतलब कि इजीली डिकम्पोज कर दें। डिकम्पोजर का काम ही क्या होता है कि मतलब कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करना, फिर उसकी मतलब कि उसके अंदर जो भी यूजफुल न्यूट्रिएंट हो उसे वापस से रिसाइकल करवाना। मतलब प्लांट को जाएगा, फिर प्लांट उससे न्यूट्रिएंट लेगा, सॉइल में डिकम्पोजर सॉइल में देते हैं न्यूट्रिएंट, फिर सॉइल से प्लांट में, प्लांट से फिर मतलब कि कंज्यूमर में, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर में फिर डिकम्पोजर में, मतलब ऐसे एक साइकिल चलती रहती है हमारी। ठीक है, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस डेट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड इन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। मतलब कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 3 तरह के क्लासिफाइड होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 समझते हैं। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं।
that make their own food with the help of green pigment called chlorophyll। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई द ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, हम ग्रीन प्लांट को ही प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? तो इसको इसलिए कहते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, तो इसलिए उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर, मतलब कि जो फूड को प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर यानी कि जो फूड को हमारे क्या करें? कंज्यूम करें, यानी कि जो हेटरोट्रॉपिक हो, अपने खाने के लिए किसी और दूसरे पर डिपेंड हो, उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। इतना समझ में आया? डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। उनका काम क्या होता है? अगर पूछे कोई कि मतलब क्वेश्चन आए रोल ऑफ डिकम्पोजर क्या है, रोल ऑफ डिकम्पोजर मतलब कि अगर हमारे डिकम्पोजर नहीं होंगे तो क्या होगा? किसी भी डेड बॉडीज का पाइल मतलब ढेर इकट्ठा होता जाएगा, और उससे क्या होगा? हमारे मतलब कि जो हमारे उसके डेड बॉडीज में जो भी न्यूट्रिएंट थे, जो डिकम्पोजर उस डिकम्पोज करके सॉइल में पहुंचाते थे, वो नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा? हमारी सॉइल को मतलब न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, तो हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि हमारे सारे प्रोड्यूसर मर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि इफ ऑल डिकम्पोजर आर डिसअपियर्ड फ्रॉम एन एनवायरनमेंट व्हाट हैपन। तो मतलब यही होगा कि अगर हमारे सारे डिकम्पोजर हट जाएंगे एनवायरनमेंट से तो क्या होगा? वो न्यूट्रिएंट को मतलब रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, जिसकी मतलब कि जिसका क्या होगा? प्लांट को हमारा प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलता था, और उसकी वजह से हमारे जो प्लांट हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देयर सस्टेंस। मतलब जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? हमारे होते हैं ये डिपेंड प्रोड्यूसर पे। अब देखो डायरेक्टली कैसे? जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें फूड चाहिए। फूड का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्लांट से, तो हम कहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड है। लेकिन जो लॉयन होता है वो किसे खाता है? मतलब कि किसी भी उसको मतलब किसी भी एनिमल्स का मीट खाता है, मतलब एनिमल को खाता है। लेकिन सपोज करो उसने लॉयन ने खाया डियर को, डियर क्या खाएगा? प्लांट को, यानी कि वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। अगर डियर को हमारा क्या नहीं मिलेगा? हाँ, प्लांट में मतलब कि फूड नहीं मिलेगा प्लांट से, तो वो क्या होगा? वहीं पे भूखा मर जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? फिर मतलब जैसे ही उनकी डेथ होने लगेंगी तो लॉयन को फूड प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर हम इस तरीके से कहते हैं कि मतलब कि अगर सॉइल को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो सारे प्लांट्स जो डेथ हो जाएंगे, और फिर जो डियर है उनको मतलब खाना नहीं मिलेगा, फिर उनकी भी डेथ हो जाएगी। फिर लॉयन को खाना नहीं मिलेगा तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये शायद ख़त्म हो गया है, यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। और अगली वीडियो में मतलब हम क्या पढ़ेंगे? फूड चेन, और क्या पढ़ने वाले हैं हम? फूड वेब के बारे में पढ़ने वाले हैं, 10% लॉ जिसमें से पूछा जाता है। और फिर इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, और मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी एक्टिविटी से कैसे अफेक्ट होता है। ओजोन लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये क्लोरोफ्लोरो जो गैस होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, मतलब कि उसका मतलब क्या रोल होता है हमारा एनवायरनमेंट में, और हम अपने कैसे गार्बेज को हम क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हमने एनसीईआरटी इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में डायरेक्टली। ठीक है, तो हम तो सोच रहे हैं कि भी 4 मंथ बचे हैं, तो इसके लिए हम एनसीईआरटी को ही कवर करें, ज़्यादा बाहर कहीं ना जाएं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना